हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल सबके। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली वेल। आई होप आप लोगों की पढ़ाई एकदम सॉलिड चल रही होगी। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लाइट रिएक्शन। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पर मैं आपको दो टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इन दोनों टॉपिक्स को अगर आप समझ लेते हैं तो आप कम से कम 4 नंबर का काम करके आ पाएंगे नीट एग्जामिनेशन के अंदर। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इन दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से सुने। कहां पर NADPH बनेगा, कहां पर ATP बनेगा, दोनों कहां पर बनेंगे, वेरी 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 क्रूशियल। तो आज हम टॉपिक 13.5 एंड 13.6 का डिस्कशन करेंगे एंड इन कमिंग वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट C3 पाथवे, C4 पाथवे एंड द फोटो रेस्पिरेशन एज वेल एज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, जिसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज भी हैं। अगर आपको उन कोर्सेज के बारे में नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहां पर जा सकते हैं, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो आप सिर्फ फिजिक्स का भी कोर्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री वीक है सिर्फ केमिस्ट्री का भी कोर्स ले सकते हैं, बायोलॉजी वीक है सिर्फ बायोलॉजी का भी कोर्स ले सकते हैं। और अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं इन फुल फ्लेजेड मैनर तो आप PCB का एक कंबाइंड कोर्स है वो भी ले सकते हैं। और इन सब कोर्सेज के साथ चाहे आप कोई भी कोर्स खरीदें, चाहे वो सस्ते से सस्ता हो और अफोर्डेबल से अफोर्डेबल, सारे ही कोर्सेज हैं, कोई भी कोर्स आप अगर लेते हैं तो आपको हमारी टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है चैप्टर वाइज 999 रुपीज की। तो प्लीज मेक श्योर आप किसी ना किसी कोर्स में जरूर जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर चेक जरूर कर लेना यार। लाइट रिएक्शंस की बात करते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देन इन क्लोरोप्लास्ट लेट्स से दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड इसके ऊपर हम लोग पार्शियल बना लेते हैं दैट दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो कि पूरा इसको सराउंड करेगी। अब यहां पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम कहते हैं थाइलाकॉइड्स, और ये थाइलाकॉइड्स जब एक के ऊपर एक अटैच हो जाते हैं, जैसे आपने सिक्कों का एक ढेला बना दिया हो, तो ये बना लेते हैं एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं ग्रेना। ऐसे काफी सारे ग्रेना जो है आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जा सकते हैं। तो मैं एक और ग्रेना बना लेता हूं रेफरेंस के लिए। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिला मेरे दोस्त, इस स्ट्रक्चर को हमने प्यार से बोला है ग्रेना, जिसके अंदर लाइट रिएक्शंस होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो ग्रेना के थाइलाकॉइड्स है ना, ये जो थाइलाकॉइड है इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाएंगे हम लोग, पिगमेंट्स पाएंगे। तो जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है, यहां पर हमें पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं और यही पिगमेंट्स लाइट्स को एब्सॉर्ब करते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, अलग अलग वेवलेंथ की, जिससे कि अच्छे तरीके से एक पूरे स्पेक्ट्रम को हम लोग एब्सॉर्ब कर पाए, यानी प्लांट्स एब्सॉर्ब कर पाए और फोटोसिंथेसिस शो कर पाए। यहां पे आसपास जो मैट्रिक्स है मेरे भाई, ये वाली जो खाली मैट्रिक्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। जैसे नॉर्मल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होती है मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है, वैसे यहीं पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा होती है। और यहां पर हम दो ग्रेना को जोड़ने वाली मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे स्ट्रोमा लैमिनी। इसे हम बोलेंगे स्ट्रोमा लैमिनी। राइट? ये बातें हम लोग पहले से ही जानते हैं। अब हमें यह देखना है कि ये जो पिगमेंट्स हैं जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, ये पिगमेंट्स लाइट को कैसे एब्सॉर्ब करेंगे, और लाइट को एब्सॉर्ब करने के बाद हाउ दे आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म लाइट इनटू वैरायटी ऑफ केमिकल्स। लाइट रिएक्शन जो होते हैं दोस्त, इसमें बेसिकली ATP एंड NADPH बनते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। और ये ATP और NADPH जो बने हैं, ये यूज कहां पर जाकर होंगे, ये यूज होंगे आपके डार्क रिएक्शन के अंदर जाकर के। यानी ये जो ATP और NADPH बनेंगे, इनका इस्तेमाल करके डार्क रिएक्शंस होंगे। और डार्क रिएक्शंस में क्या बनता है, डार्क रिएक्शन में एट द एंड ऑफ द डे आपके शुगर्स बनते हैं, यानी आपके कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड इन डार्क रिएक्शन। तो आज हम लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी हम ये देखेंगे कि ATP और NADPH कैसे बनते हैं। इसे लाइट रिएक्शन क्यों बोला, क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में होती हैं। जब तक सूरज का प्रकाश है तभी ATP और NADPH बन पाएगा। लेकिन दूसरे वाले को डार्क रिएक्शन क्यों बोला, जस्ट बाय कन्वेंशन, इसके पीछे कोई और लॉजिक नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज अ मिसनोमर। मिसनोमर मतलब नाम अलग काम अलग। राइट? इसे डार्क रिएक्शन बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि अंधेरे में होते हैं, लाइट में भी हो सकते हैं। समझ लो दोपहर के बज रहे हैं 12 और सूरज जस्ट अभी उगा है, सर्दी का मौसम चल रहा है, समझ लीजिए 12 बजे सूरज जो है उदय हुआ और 2 बजे तक आपके ATP और NADPH बनना स्टार्ट हो गए।
तो 2 बजे तक हमारे पास कुछ एटीपी एनएडीपीएच आ गए ना हमारे पास झोली के अंदर, तो तब की तब आपके डार्क रिएक्शन चालू हो जाएंगे। तो 2 बजे अच्छा खासा दिन है, लेकिन एटीपी एनएडीपीएच तो बन गए ना, तो डार्क रिएक्शन भी साथ साथ स्टार्ट हो जाएगा। तो डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि अंधेरे में होंगे। डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बने हैं उनको यूज करके जो रिएक्शन होगा उसे हम डार्क बोलेंगे। इसका अंधेरे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, लाइट रिएक्शन का मतलब ये जरूर है कि वो लाइट में होगा, बिना सूरज के एटीपी और एनएडीपीएच नहीं बन सकते। तो ये बात याद रखनी है कि डार्क रिएक्शन जो नाम है इट इज अ मिसनोमर, लाइट रिएक्शन जो नाम है वो अपने आप में करेक्ट है, लाइट की आवश्यकता पड़ती है। इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बायोकेमिकल फेज। बायोकेमिकल फेज क्योंकि इसमें बायोकेमिकल चीजों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। कार्बोहाइड्रेट बनेगा ना एंजाइमेटिक रिएक्शन से, तो एंजाइम्स का ज्यादा उपयोग है। जबकि लाइट रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल फेज, क्योंकि लाइट का मतलब ही होता है फोटो, तो लाइट का इस्तेमाल हो रहा है यहां पे, तो लाइट रिएक्शंस को फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं। लाइट आएगी तो सबसे पहली चीज होगी लाइट की एब्जॉर्प्शन, पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। दूसरी चीज होगी वाटर स्प्लिटिंग, वाटर टूट जाएगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए। और जब वाटर टूटेगा तो साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज होगा, क्यों, क्योंकि वाटर कैसे टूटेगा, वाटर टूटेगा ऐसे 2H2O। तो कैसे टूटा 2H2O, तो 4 तो प्रोटॉन निकल गए यहां से, H2 इंटू 2 करो, 4 प्रोटॉन हो गए, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए बैलेंस करने के लिए, प्लस O2 ये आपका निकल गया। तो भैया स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जब आपने लिखा तो ऑक्सीजन का जिक्र हो तो गया ना वहीं की वहीं, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर लिखा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा उसी में ऑटोमेटिकली। एंड यहां पर साथ साथ बनेंगे एटीपी एंड एनएडीपीएच जो कि हम डार्क रिएक्शन में यूज करते हैं। तो 4 चीजें हुई। क्या हुआ, सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब हुई, लाइट एब्जॉर्ब हुई तो इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्साइट हो गए ना, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को सप्लीमेंट करने के लिए देखो यहां पे एक केमिकल है या यहां पर एक मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल का, ठीक है। अब आपकी यहां पर लाइट आई, लाइट आई तो आपको पता है लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, तो क्लोरोफिल का एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग गया एक्साइटेड स्टेट में। भाई क्लोरोफिल का तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन दोगे कहीं से, कहां से दोगे, वाटर से। जब वाटर स्प्लिट होगा तो जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना वो यहां पर चले जाएंगे, दैट्स व्हाई स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट। तो वाटर का इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को मिल गया, और जो क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है वो घूमता रहेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जो हमने रेस्पिरेशन चैप्टर में देखा था, सेम तरीके का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहां पर होता है, ठीक है। तो इसीलिए वाटर की स्प्लिटिंग जरूरत है। उसके बाद उसी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से ऑक्सीजन भी निकलेगा, एंड अल्टीमेटली एटीपी और एनएडीपीएच भी इसी रिएक्शन के दौरान बनेंगे। तो यहां पर क्या होते हैं, पिगमेंट सिस्टम्स होते हैं या फोटो सिस्टम्स होते हैं। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 यहां पर अभी तक हमें देखने को मिले हैं, यही अभी तक डिस्कवर हुए हैं। इनका नाम इनकी सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी के हिसाब से ही रखा गया है, यानी फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर किया गया था, फोटो सिस्टम 2 बाद में। लेकिन जब आप देखोगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में तो PS2 पहले काम करता है, PS1 बाद में काम करता है। तो इनकी डिस्कवरी के हिसाब से इनका नाम रखा गया है, काम पहले PS2 करेगा और PS1 बाद में, ठीक है। ये जो आपका ग्रेना रीजन है ना, ये वाला, ये जो ग्रेना रीजन है, थाइलाकॉइड रीजन है, यहां पर आपको दोनों देखने को मिलेंगे, PS1 एंड PS2। जबकि यहां पर स्ट्रोमा लैमेली की अगर आप बात करोगे ना, तो स्ट्रोमा लैमेली जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा ओनली PS1। ये बात आपको आगे मैं याद दिलाऊंगा, तो इसको मैं अलग से क्या कर लेता हूं, हाईलाइट कर लेता हूं। यहां पर मैंने लिखा है PS1 एंड PS2, और यहां पर मैंने लिखा है ओनली PS1। ये बात आपको मैं आगे याद दिलाऊंगा, ऑलराइट। तो यहां पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि फोटो सिस्टम्स कंटेन करते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मतलब यहां पर फोटो सिस्टम में पिगमेंट जो है उनके साथ साथ प्रोटीन्स भी हैं जो उनको स्टेबलाइज करते हैं, इनका एक कॉम्प्लेक्स है ना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन्स भी हैं और पिगमेंट भी हैं। सबसे मेन जो पिगमेंट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए तो सबसे मेन है, और बचे हुए जो सारे पिगमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीना, जो क्लोरोफिल ए को अपनी एनर्जी ला करके देते हैं। तो अलग अलग जो पिगमेंट्स है ना दोस्त, वो अलग अलग वेवलेंथ की एनर्जी गेन करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को, और रिएक्शन सेंटर के पास पहुंचा देंगे, यानी मेन जो आपका एसेंशियल पिगमेंट है ना क्लोरोफिल ए, उसके पास पहुंचा देंगे। और यहां पे जो रिएक्शन सेंटर होता है अलग अलग टाइप का हो सकता है। आपका फोटो सिस्टम 1 जो है, इसमें आपका 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब होती है सबसे ज्यादा, तो इसे P700 भी कहा जाता है। इसका जो क्लोरोफिल है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम। और फोटो सिस्टम 2 जो है, इसका जो क्लोरोफिल है ये 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो PS1 है,
ओके, 700 नैनोमीटर का की वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा इनका क्लोरोफिल, तो इसे P700 कहा जाता है। और PS2 जो है इसे P680 कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। PS1 आपका पहले डिस्कवर हुआ था, PS2 आपका बाद में डिस्कवर हुआ था। लेकिन अगर आप देखोगे तो PS2 पहले इस्तेमाल किया जाता है PS1 से। कैसे? आई लेट यू नो। अब देखो यहां पर ये एक पर्टिकुलर पिगमेंट है, यहां पे फोटोन की एनर्जी आई, यहां पर रिएक्शन सेंटर है, यानी ये क्या है? सेंट्रल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। तो अब ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, यहां पर किसी के पास एनर्जी आई तो यहां पे गई, यहां पे गई, यहां पे गई और क्लोरोफिल ए के पास गई। यहां पे किसी मॉलिक्यूल पे एनर्जी आई, यहां पे गई, यहां पे गई, यहां पे गई, क्लोरोफिल ए पे आई। यहां पे किसी मॉलिक्यूल पे एनर्जी आई, यहां पे गई, यहां पे गई, यहां पे गई, क्लोरोफिल ए पे आई। यहां पे गई, यहां पे गई, क्लोरोफिल ए पे आई एंड सो ऑन। यानी सब लोग क्लोरोफिल ए को सलाम करेंगे, क्योंकि वो क्या है? आपका मास्टर मॉलिक्यूल है, राइट? वो क्या है? आपका मास्टर मॉलिक्यूल है। क्लोरोफिल ए जो है ये आपका मेन पिगमेंट है, एसेंशियल पिगमेंट है, प्रिंसिपल पिगमेंट है। जबकि बाकी सारे क्या हैं आपके? बाकी सारे जो साइड में पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है वो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर। तो सारे अपनी एनर्जी को क्लोरोफिल ए को दे देंगे और क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एक्साइट और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला जाएगा। और फिर यहां से फिर और बाकी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेंगे उनके पास इलेक्ट्रॉन जाता रहेगा, यानी किसका पार्ट बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स एक के बाद एक के बाद एक अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स तक पहुंचते रहेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से मूव करता है, एंड उसके लिए मुझे एक स्लाइड की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं यहां पर एक स्लाइड ले लेता हूं, एंड इस स्लाइड का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये एक एडिशनल स्लाइड है, तो ये यूजुअली सेव नहीं होती। यहां पर मैं आपको बताता हूं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में, जिससे आगे हमें पढ़ना ही ना पड़े। ओके, और मैं यहां पर आपको सारा का सारा काम समझा दूं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नाम के अंदर घुस जाओ सबसे पहले। नॉन साइक्लिक का मतलब चीजें जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से खत्म नहीं हो रही। अगर एक चीज यहां पे स्टार्ट होती है ना और यहीं पर आगे खत्म हो जाती है तो इसे मैं साइकिल कहता हूं। लेकिन अगर कोई चीज यहां पर स्टार्ट हो रही है और यहां पर खत्म होती है ना कहीं और, तो इट इज नॉन साइक्लिक इन नेचर। तो इट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक का मतलब समझ में आ गया? साइकिल नहीं है, ये वाली हो रहेगी यहां पर, ये वाली नहीं होगी। ठीक है? फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ऐड होगा किस पे? एडीपी पे। तो एडीपी पे फॉस्फेट ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? एटीपी बनेगा। यानी मुझे एनर्जी बनानी है, एटीपी बनानी है, तो फॉस्फोराइलेशन होगा। लेकिन उस फॉस्फोराइलेशन की एनर्जी कहां से आएगी? फोटो से, यानी लाइट से। फोटोसिंथेसिस तो होती लाइट की वजह से है, यानी यहां पर जो एनर्जी बनेगी वो किसकी वजह से बनेगी? वो लाइट एनर्जी की वजह से बनेगी। इसे हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। जबकि इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रखी थी, यानी रेडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी आ रही थी उससे एटीपी बन रहा था। यहां पे केस अलग है, यहां पे लाइट एनर्जी से जो एनर्जी आएगी वो हम यूटिलाइज करने वाले हैं। तो इस बात को मिटा देते हैं, सिंस वी गॉट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इट। अब देखते हैं कि यहां पर काम क्या होगा। यहां पर दोस्त सबसे पहले आपके सूरज भैया उगे हुए हैं, तो सूरज भैया ने यहां पर लाइट डाली, प्रकाश डाला। अगर सूरज भैया ने यहां पर प्रकाश डाला, सबसे पहले जो फोटो सिस्टम एक्टिवेट होता है वो है मेरे दोस्त आपका PS2। मैंने आपको बताया डिस्कवर पहले PS1 हुआ था, लेकिन यूज पहले PS2 होता है। तो यहां पे लाइट आई है कौन सी? 680 नैनोमीटर की। आपको याद होगा PS2 को P680 भी कहा जाता है। 680 नैनोमीटर की जब लाइट आई तो PS2 एक्टिवेट हो गया। अगर PS2 एक्टिवेट हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल के भग पड़ा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। PS2 एक्टिवेट हुआ तो PS2 का इलेक्ट्रॉन निकल गया और किस पे चला गया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। बात सही है? एकदम सही है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है? अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चीजें गई हैं, ये क्या करेंगी? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगी। ये कोई एक्सेप्टर है साइटोक्रोम, इसके पास चला गया इलेक्ट्रॉन। ये कोई एक्सेप्टर है, इसके पास चला गया। ये कोई एक्सेप्टर है, इसके पास चला गया। ये कोई एक्सेप्टर है, इसके पास चला गया, एंड सो ऑन। यहां पे इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होता, ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है? ट्रांसफर होता रहा। अब ये किसके पास पहुंचा? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा PS1 के पास, फोटो सिस्टम 1 के पास। फोटो सिस्टम 1 को आपने प्यार से क्या बोला था? P700।
यानी 700 नैनोमीटर की जो लाइट आएगी, सूरज की किरणें जो आएंगी 700 नैनोमीटर की, उनसे एक्साइट हो जाएगा PS1। अगर PS1 एक्साइट हो गया है तो इसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। अगर इसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आया ना, ये वाला, ये PS1 के पास रह जाएगा, ये वाला जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन गया, तो PS1 पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहां पे PS2 का जो इलेक्ट्रॉन उड़ा है, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन वापस आया ही नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, PS2 के पास इलेक्ट्रॉन्स पहुंचाने पड़ेंगे कंटिन्यूअसली, क्योंकि जितनी लाइट आएगी उतने PS2 से इलेक्ट्रॉन उड़ते जाएंगे, तो इसके पास सप्लीमेंट भी तो करने पड़ेंगे ना। तो सप्लीमेंट कैसे करोगे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो हमने पढ़ा था, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में 4 प्रोटॉन मिले, 4 इलेक्ट्रॉन मिले, प्लस ऑक्सीजन निकला। तो ऑक्सीजन कहां निकलता है, PS2 से एसोसिएट होकर निकलता है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर हो गए, जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स उड़ते जाएंगे PS2 से, उतना पानी टूटता जाएगा, जितना पानी टूटेगा उतने इलेक्ट्रॉन्स और आते रहेंगे, प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। PS1 के इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे चले गए हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे चले गए। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे चले गए हैं इलेक्ट्रॉन, तो बाद में और फाइनल एक्सेप्टर के पास मूव करेंगे। फाइनल एक्सेप्टर कौन है, NADP पॉजिटिव। NADP पॉजिटिव के पास ये इलेक्ट्रॉन फाइनली चला जाएगा। तो NADP पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADP पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में, NADPH में। NADPH बन गया, जो कि हमारा पहला प्रोडक्ट था। क्या क्या बन रहा था, ATP और NADPH। NADPH बन गया, इसके साथ क्या बनना था, ATP। यहां पर जब PS1 और PS2 के बीच में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होंगे, तब क्या बनेगा, तब ATP बनेगा, ADP प्लस PI, ये बना आपका ATP, ये आपका ATP बना। मानते हो, ATP बन चुका है, जो कि हमारा दूसरा प्रोडक्ट मान लो यार, उस पे NADPH पे हमने फर्स्ट लिख दिया है। NADPH बन गया, ATP बन गया, दोनों के दोनों बनते हैं, तो ATP बना। पहला पॉइंट क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, कि ATP बना एंड NADPH बना, दोनों बने। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि PS1 भी यहां पर यूज हुआ एंड PS2 भी यहां यूज हुआ। तीसरा क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी हुई, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी हुई। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुई तो ऑक्सीजन भी आपका इवॉल्व हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में, राइट। अब ये होगा कहां पे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा कहां पे, मैंने आपको क्या बताया था, देखो यार यहां पे PS1 एंड PS2 दोनों कहां पे थे, थाइलाकॉइड पे, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड पे, जो मेम्ब्रेन सिस्टम थे वहां पर। तो वहां पर क्या हुआ आपका, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ। तो इसी में हम ऐड कर लेते हैं कि यहां नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। और जहां पर सिर्फ PS1 है, यहां पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसा होगा, एक स्लाइड ले लेते हैं एंड लेट्स ड्रॉ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आल्सो, जिससे दोनों के दोनों टॉपिक साथ साथ कंप्लीट हो जाए। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त, यहां पर आपकी एनर्जी आई, एनर्जी आई P700। P700 क्यों लिखा, क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ आपका PS1 इन्वॉल्व होता है, और PS1 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जब इतनी लाइट एनर्जी हमारे पास आई, तो आपका इलेक्ट्रॉन निकल गया और पहुंच गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जा चुका है। अब ये इलेक्ट्रॉन सिंस यूज नहीं होता, तो एक किसके पास जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। बट ये इलेक्ट्रॉन यहां पर वापस आ जाएगा, क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, तो इलेक्ट्रॉन वापस आ गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण यूज करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मूवमेंट के कारण क्या बन जाएगा, आपका ATP बन जाएगा, जैसा कि पहले भी बन रहा था। तो ADP प्लस PI जो है, इनको मिला करके क्या बन जाएगा, आपका ATP बन जाएगा। तो यहां पर ATP तो बना, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जा रहा है, तो क्या ये NADPH के पास जा पाएगा, नहीं।
यानी क्या ये NADP पॉजिटिव के पास जा पाएगा? नहीं। और यहां पे NADP रिडक्टेज नाम का एंजाइम भी नहीं होता साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के केस में, तो NADPH नहीं बनता। तो यहां पे अगर मैं पहला पॉइंट लिखूं तो ओनली PS1 इज इन्वॉल्व, PS2 नहीं है। दूसरा, ओनली ATP इज फॉर्म्ड, आपका NADPH नहीं बना। तीसरा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस आ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन सप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। वहां पे तो PS2 से खर्च हो रहे थे ना इलेक्ट्रॉन, उसके पास कोई वापस नहीं कर रहा था, नॉन साइक्लिक स्कीम थी। यहां पर आपको वापस मिल जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कोई कमी नहीं है, तो कोई स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं है, नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, कोई स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं। चौथा, कोई स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं है तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा। यह आपकी बात है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। तो दो ऐसी चीजें हैं जो कि एटीपी बनाती हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी। जबकि NADPH कौन बनाता है? सिर्फ नॉन साइक्लिक। तो एटीपी कौन कौन बनाता है, याद रखना। ये बात मैं आगे इस्तेमाल करूंगा, इसीलिए मैं यहां पे बता रहा हूं दोस्त, अगले लेक्चर में इस बात का वर्णन करूंगा मैं। एटीपी कौन कौन बनाता है? साइक्लिक, साइक्लिक में भी एटीपी बनता है, प्लस नॉन साइक्लिक में भी एटीपी बनता है। जबकि NADPH कौन बनाता है? सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक। तो एक काम को दो लोग कर रहे हैं, एक काम को सिर्फ एक लोग कर रहे हैं, तो ये वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा ना, तो एटीपी ज्यादा बनती है आपकी एज कंपेयर टू NADPH। ये बात क्यों याद करने को कह रहा हूं मैं? क्योंकि जब आप C3 साइकिल पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि वहां पर 18 एटीपी खर्च होती है, 12 NADPH खर्च होती है। तो एटीपी ज्यादा क्यों बनती है? क्योंकि ज्यादा खर्चा है इसका, ये ज्यादा देनी पड़ेगी। NADPH कम क्यों बनती है? क्योंकि कम देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात, राइट। ये आपकी बात है दोस्त, ये आपका लाइट रिएक्शन था। अब देखो, अब जो बातें मैंने बता दी सेम वही बातें हमें पढ़नी है कि जब आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते हो, सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 जो है ये एक्टिवेट होगा। क्यों? क्योंकि 680 नैनोमीटर की लाइट इस पे पड़ेगी। तो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। फिर सबसे पहले ये देखो PS2 था, मैं आपको बता देता हूं, PS2 था ये, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर काफी ऊपर था। उसके बाद नीचे आ रहे थे ना इलेक्ट्रॉन्स, इसे कहते हैं हम डाउनहिल मूवमेंट। यानी ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता पहले वाले से ज्यादा है। मेरे पीछे एक अंकल खड़े हैं जो बहुत बलवान हैं, जो जिम जाते हैं, जिनके 16 के डोले हैं, तो वो अगर मुझे डराएंगे तो मुझे अपनी चॉकलेट उन्हें देनी पड़ेगी। उसके पीछे खली खड़ा है, वो जब अंकल को डराएगा तो अंकल को अपनी चॉकलेट उन्हें देनी पड़ेगी। सिमिलरली ये मैं हूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन मेरे पीछे अंकल है, मुझे अंकल को देना पड़ेगा, डर गया हूं मैं। इसके पीछे खली खड़ा है, देना पड़ेगा। खली के पीछे खड़ी के पिताजी खड़े हैं तो बाय इज्जत देना पड़ेगा, यानी सामने वाला ज्यादा पावरफुल है तो इलेक्ट्रॉन्स उसे देने पड़ते हैं। लो भैया, जो है रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के हिसाब से हमारा इलेक्ट्रॉन ले लो डाउनहिल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो एक बार ऊपर जाता है लेकिन बाद में अपनी औकात के हिसाब से सामने वाले को देता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन यूज तो होते नहीं है, तो ट्रांसफर होते रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए? इलेक्ट्रॉन पहुंच गए PS1 पे। PS1 कब एक्साइट होगा? जब 700 नैनोमीटर की लाइट आएगी। PS1 फिर एक्साइट होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजेगा और यहां से फिर से डाउनहिल आने लग जाएंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन्स डाउनहिल आने लग जाएंगे और कहां तक पहुंचेंगे? NADP पॉजिटिव तक। NADP पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा NADPH के अंदर और यहां पर आपका बन जाएगा ATP। ATP भी बन गया, NADPH भी बन गया, दोनों के दोनों बने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर। इसे Z स्कीम कहा जाता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को Z स्कीम कहा जाता है क्योंकि यहां Z जैसा आपका आकार बनता है, या ऐसा आकार, ऐसा आकार, ऐसा आकार। तो इसको अगर आप वैसे रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे देखोगे तो ये पहली लाइन है, ड्रॉ करो दिस वन, ये दूसरी लाइन है दिस वन, ये तीसरी लाइन है दिस वन। दिस इज कॉल्ड एज द Z स्कीम ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है। सबसे पहले यहां पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कौन सा है? PS2। PS2 है तो 680 नैनोमीटर की लाइट आई, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए, ATP बन गया और इलेक्ट्रॉन आपके चले गए LHC के पास। ये कौन सा है? LHC1 यानी फोटो सिस्टम 1। तो 700 नैनोमीटर की लाइट आई, 700 नैनोमीटर की लाइट आई, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया और NADPH बना बैठा। तो NADPH भी बना,
एटीपी भी बना। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। अब यहां पर देखो, एक इलेक्ट्रॉन आया और एक इलेक्ट्रॉन गया, तो इसको तो कोई घाटा नहीं हुआ। लेकिन यहां से तो इलेक्ट्रॉन गया ना और वापस नहीं आया, वापस कौन करेगा? वापस करेगा आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है ये आपकी फोटो सिस्टम 2 में होती है, जिससे कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स वापस भेज दिए जा सके। तो pH2 के साथ हमेशा ये आपका इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में एसोसिएटेड रहता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। सिर्फ pH2 में ही क्यों? क्योंकि pH1 में तो कोई नुकसान ही नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक जा रहा है, तो नेट जो लॉस है वो जीरो है। लेकिन pH2 में हर बार एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उसे लगातार हमें इलेक्ट्रॉन्स का इनपुट भी देना पड़ेगा। तो इनर साइड आपकी यहां पर कैरी करती है एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जिससे कि वाटर टूटता जाए, इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई होते जाए और बगल में ऑक्सीजन बनता जाए एज अ बाय प्रोडक्ट। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना, वो चीजों को ऑक्सीडाइज करके यूजुअली एनर्जी ले सकते हैं और उसे बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। ये बात हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से जानते हैं। समझ लीजिए आपकी बॉडी में ग्लूकोज है, तो उस ग्लूकोज को आप ऑक्सीडाइज करेंगे और उससे जो एनर्जी आएगी ग्लूकोज के टूटने से, उसे आप एटीपी नाम के कॉम्प्लेक्स में, एटीपी नाम के कंपाउंड में बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लोगे। ये जो एटीपी है दो तरीके से बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का यूज करके, और क्लोरोप्लास्ट में बनती है बाय फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी कि लाइट का इस्तेमाल करके। तो लाइट की एनर्जी जब मिलेगी तो फॉस्फोराइलेशन होगी, एडीपी और पीआई साथ में जुड़ के एटीपी बनाएंगे। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी जेड स्कीम में भी आपकी एटीपी बनती है, इसके साथ साथ एनएडीपीएच भी बनता है। यहां पहले पीएस2 इस्तेमाल होता है, बाद में पीएस1, ये बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन साइक्लिक में सिर्फ पीएस1 इन्वॉल्व होता है और ये मिलेगा आपको कहां पर? स्ट्रोमा लैमेली के अंदर। ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यहां पे कोई पीएस2 नहीं है, सिर्फ पीएस1 है, और यहां पे कोई एनएडीपी रिडक्टेज नाम का एंजाइम नहीं है, तो कोई एनएडीपीएच भी नहीं बनेगा। यहां पे पीएस1 से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो वहीं पे वापस आ जाएंगे, तो कोई वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की भी जरूरत यहां पे नहीं है। एनएडीपी रिडक्टेज नाम का एंजाइम भी नहीं है, सिर्फ एटीपी बनता है, कोई एनएडीपीएच नहीं बनता। ये कॉम्प्लेक्स कब एक्टिवेट होता है? जब सिर्फ 680 नैनोमीटर से ज्यादा की वेवलेंथ हमारे पास है, यानी 690, 700, क्योंकि हमें क्या चाहिए? पीएस1 को एक्टिवेट करने के लिए हमें 700 नैनोमीटर की लाइट चाहिए। तो जब हमारे पास 680 है ही नहीं, सारी उससे ऊपर की हैं, तो 680 वाला कॉम्प्लेक्स यानी पीएस2 एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिकली 680 चाहिए। लेकिन उससे ऊपर की है तो 700 वाला कॉम्प्लेक्स ऑन हो जाएगा, यानी पीएस1 ऑन हो जाएगा, साइक्लिक जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे 700 नैनोमीटर की लाइट आई तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, एटीपी बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक इलेक्ट्रॉन गया, एक वापस आ गया, साइक्लिक सिस्टम चला, कोई भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां नहीं हुआ। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट इज केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। यह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन रेस्पिरेशन चैप्टर, इसलिए मैंने आपको रेस्पिरेशन पहले पढ़ाया था। ये जो केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, ये आपके पीटर मिशेल साहब ने दी थी। Peter Michel Sahab has put forward this hypothesis called as chemiosmotic hypothesis। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा था ना, वैसे यहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। एक साइड में प्रोटॉन ज्यादा जमा हो जाएंगे मेम्ब्रेन के, तो वो दूसरी साइड में जब जाएंगे तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होगी एंड अल्टीमेटली वो एडीपी और पीआई को जोड़ के एटीपी बनाने की कोशिश करेंगे। सेम चीज यहां पर है। यहां पर प्रोटॉन जो है इनसाइड यानी ल्यूमेन में जमा हो जाएंगे, ठीक है, जबकि रेस्पिरेशन में ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में जमा हो रहे थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा था इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में प्रोटॉन जमा हो गए, उन्हें मैट्रिक्स की तरफ जाना है। यहां पर क्या हुआ? थाइलाकॉइड जो है इसके अंदर जमा हो चुके हैं आपके प्रोटॉन्स, इसे क्या करना है? बाहर जाना है, स्ट्रोमा की साइड जाना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू मूव करेंगे और प्रोटॉन्स आपके नीचे जमा होते चले जाएंगे। उन प्रोटॉन्स को हम स्ट्रोमा की साइड अगर भेज दें एक एटीपी सिंथेज के थ्रू, तो एटीपी बन सकती है, जैसा कि हमने रेस्पिरेशन में किया था। सेम काम हमें यहां पर करना है, ठीक है। यहां पर जैसे रेस्पिरेशन में आपका F0 F1 पार्टिकल था, वैसे यहां पर क्या है? F0 F1 के आगे सिर्फ C लगा दो, क्योंकि वो क्लोरोप्लास्ट के लिए स्पेसिफिक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आप जिसे बोलते हो
F0 F1, वो आप यहां पर बोलोगे CF0 यानी क्लोरोप्लास्ट का F0 एंड CF1 यानी क्लोरोप्लास्ट का F, राइट। इससे प्रोटॉन जब पास कराओगे तो ऑटोमेटिकली एटीपी बनेगी। अब तीन ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से यहां पर प्रोटॉन जमा हुए। किन तीन रीजंस की वजह से ग्रेडियंट बना? ग्रेडियंट का मतलब अंदर प्रोटॉन ज्यादा होने चाहिए, बाहर प्रोटॉन कम होने चाहिए। यानी अगर आप अंदर प्रोटॉन बढ़ा दो तो भी ग्रेडियंट बनेगा, बाहर प्रोटॉन कम कर दो तो भी ग्रेडियंट बनेगा। तो हमें दोनों चीजों पे फोकस करना है। तो तीन ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से अंदर प्रोटॉन जमा हुए। पहला रीजन इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। मैंने आपको बताया था कि जब वाटर स्प्लिटिंग होती है फोटो सिस्टम 2 में, वो अंदर की साइड लोकेटेड होती है, राइट। तो बाहर यहां पे स्ट्रोमा है, ठीक है, बाहर स्ट्रोमा है, और ये आपका ल्यूमेन है थाइलाकॉइड का। तो जो ल्यूमेन है यहां पर PS2 के अंदर की साइड क्या है? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है। जब वाटर टूटेगा तो क्या बन रहा था? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो यहीं रिलीज हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चला गया, प्रोटॉन बचा वो क्या हो गया? अंदर जमा हो गया ना। तो पहला रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि अंदर की साइड पानी टूटा तो अंदर की साइड प्रोटॉन जमा रह गए, तो अंदर प्रोटॉन ज्यादा। पहला पॉइंट किसको मिला? ल्यूमन को, कि ल्यूमन में प्रोटॉन ज्यादा है, अंदर ज्यादा बाहर कम, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अब मैंने आपको बताया मेरे दोस्त कि यहां पर वाटर जब स्प्लिट हुआ तो ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए। इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुए ना, ये चले गए आपके प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर चले गए साइटोक्रोम B6F के पास, फिर चले गए प्लास्टोसाइनिन के पास, एंड अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन तो मूव करते रहे और जो प्रोटॉन कैरियर है इन्होंने प्रोटॉन अंदर की साइड पंप कर दिया। यानी सेकेंड रीजन ये है, आपका जो प्रोटॉन है वो अंदर की साइड पंप हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसपोर्ट होते रहे, लेकिन हाइड्रोजन जब टूटता है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन जब टूटता है तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन बनता है। इलेक्ट्रॉन तो चला गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के पास, प्रोटॉन बेचारा क्या करे? अंदर की साइड आ गया, अंदर की साइड पंप कर दिया इसको प्रोटॉन कैरियर्स ने। तो सेकंड पॉइंट भी इसी तरफ इशारा करता है कि अंदर प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, बाहर प्रोटॉन कम रहेंगे। दोनों पॉइंट ल्यूमन को मिले कि ल्यूमन में प्रोटॉन ज्यादा है। तीसरा तीसरा पॉइंट यह है कि बाहर की साइड NADP पॉजिटिव है, इस पे प्रोटॉन लग जाता है और ये NADPH बना लेता है। अगर बाहर एक ऐसा एंजाइम पड़ा है जो प्रोटॉन को पकड़ पकड़ के NADP से जोड़ देता है और NADPH बना देता है, तो फ्री प्रोटॉन की तो मात्रा घट गई ना। NADPH की मात्रा बढ़ी लेकिन फ्री प्रोटॉन की तो मात्रा घट गई, तो प्रोटॉन कम हुआ। अब मैंने आपको क्या बताया था? चाहे अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो चाहे बाहर प्रोटॉन कम, मतलब तो एक ही यार, ग्रेडियंट का मतलब तो डिफरेंस होता है। आप समझ लो तुम्हारे पास 10 रुपए हैं और मेरे पास 20 रुपए हैं, तो डिफरेंस किसका है? 10 रुपए का। लेकिन मेरे पास उतने ही पैसे हैं, मेरे पैसे नहीं बढ़े, मेरे पास 20 रुपए हैं, लेकिन तुमने 5 खर्च दिए, तो डिफरेंस 15 का हो गया ना। ग्रेडियंट तो बढ़ा, चाहे मेरे पैसे उतने ही थे लेकिन तब भी ग्रेडियंट बढ़ा ना। सेम चीज यहां पर है कि चाहे यहां पर थर्ड पॉइंट में, चाहे आपके अंदर उतने ही प्रोटॉन है, बाहर के तो कम हो गए ना, तो डिफरेंस बढ़ गया। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि तीन ऐसे रीजन है, अंदर पानी टूट रहा है, प्रोटॉन बने, अंदर प्रोटॉन ज्यादा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चले गए, जब हाइड्रोजन टूटा प्रोटॉन अंदर आ गए, अंदर और प्रोटॉन ज्यादा। बाहर प्रोटॉन कम करने का एक मैकेनिज्म लगा हुआ है, प्रोटॉन को वो NADPH के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है, NADP रिडक्टेज। तो बाहर प्रोटॉन कम, पहले रीजन में अंदर प्रोटॉन ज्यादा, दूसरे में अंदर प्रोटॉन ज्यादा, तीसरे में बाहर प्रोटॉन कम। डिफरेंस तीनों ही केसेस में बड़ा है। हम कह सकते हैं कि अंदर हाई प्रोटॉन होगा। हाई प्रोटॉन मतलब हाई एसिडिटी, तो ल्यूमन का जो पीएच है वो कम रहेगा। हाई एसिडिटी मतलब लो पीएच, अंदर पीएच लो है। जबकि बाहर क्या है? आपकी हाई बेसिसिटी है, यानी स्ट्रोमा में क्या हो जाएगा? आपका हाई पीएच हो जाएगा, हाई बेसिसिटी हो जाएगी। मानते हो? मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। ये तीन रीजन है दोस्त। अब देखो, अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो गए, अब अंदर प्रोटॉन ही प्रोटॉन हो गए, और स्ट्रोमा की साइड है प्रोटॉन कम, तो डिफ्यूजन क्या कहता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। पर प्रोटॉन सिंस चार्ज है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते, तो ये CF0 पार्टिकल है जो इन्हें क्रॉस कराएगा, इसे बोलते हैं हम परमिएज, ये परमिएबिलिटी बढ़ाता है। और
F1 यानी एटीपी सिंथेज एडीपी और पीआई को साथ जोड़ देगा और एटीपी बन जाएगा, जैसे कि रेस्पिरेशन में बना था। एज सिंपल एज दैट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पहला रीजन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुई तो ल्यूमन में जो प्रोटॉन थे उनकी मात्रा बढ़ी। दूसरा रीजन यह है, इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास चले गए, लेकिन जो प्रोटॉन बचा ये आपका कहां आ गया, इलेक्ट्रॉन कैरियर से बच बुचा के ल्यूमन में आ गया। तीसरा, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम जो है ये स्ट्रोमा की साइड में है, तो ये वहां पर प्रोटॉन को कम कर देगा, तो ल्यूमन में प्रोटॉन का नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, स्ट्रोमा में प्रोटॉन का नंबर कम होता चला गया, जबकि ल्यूमन में प्रोटॉन्स आपके अक्यूमुलेट होते चले गए। तो इससे डिक्रीज हो गया पीएच आपके ल्यूमन का, यानी एसिडिटी बढ़ गई। अब हमें इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ना पड़ेगा, तब एटीपी बनेगी, यानी हमें ल्यूमन से स्ट्रोमा की साइड प्रोटॉन्स को पंप करना है। पंप कैसे करोगे, CF0F1 पार्टिकल। CF0 इज बेसिकली ए चैनल जो कि प्रोटॉन को कहेगा, अगर ये मेम्ब्रेन है, अगर ये मेम्ब्रेन है तो यहां पर ये जो पार्टिकल है दिस इज CF0, जो कि चीजों को पास कराता है। CF0 ये प्रोटॉन को पास कराएगा कि भैया तुम मेरे आर पार चले जाओ। लेकिन यहां पर जो अलग से एटीपी सिंथेज लगेगा इसे कहते हैं CF1। इसमें से जब ये प्रोटॉन पास होएगा ना, तब जाके क्या होगा, तब जाके एडीपी एंड पीआई एटीपी में कन्वर्ट होंगे, तब जाके एडीपी एंड पीआई एटीपी में कन्वर्ट होंगे, राइट। तो ये जो CF0 है इट इज बेसिकली अ चैनल जिसके थ्रू प्रोटॉन्स पास होते हैं। CF1 इज बेसिकली एटीपी सिंथेज, जो एटीपी सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। तो आउटर सरफेस जो है आपका थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का, यहां पर यानी स्ट्रोमा की साइड क्या लगा हुआ है, CF1 लगा हुआ है, एटीपी सिंथेज लगा हुआ है। तो जब स्ट्रोमा की साइड चीजें जाएंगी तो क्या होगा, एटीपी सिंथेसाइज हो जाएगा, आपको एटीपी मिल जाएगा। ऑलराइट, तो एटीपी सिंथेज की हेल्प से आपका एटीपी बना। तो हमने यहां पर एटीपी भी बनाया और NADPH भी बनाया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। ये दोनों इस्तेमाल होंगे बायोसिंथेटिक रिएक्शन में। मैंने आपको बताया फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कौन है, राइट। जो आपका फोटोसिंथेटिक फेज है वो आपका लाइट रिएक्शन है, वो जो लाइट पे डिपेंड है। बायोसिंथेटिक रिएक्शन मतलब जो आपका एंजाइम ओरिएंटेड है, यानी डार्क रिएक्शन। तो अब डार्क रिएक्शन में जो एटीपी और NADPH बने इनका इस्तेमाल किया जाएगा और C3 पाथवे से क्या बनाया जाएगा, ग्लूकोज बनाया जाएगा। So I hope that you are very clear with the light reaction. Thank you so much guys for watching this video. अब हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, आप चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमसे YouTube पे पढ़ते हैं और आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आती हैं, then to analyze your performance you can take this series, जहां पर आप एक अच्छा टेस्ट दे सकते हैं हर चैप्टर का, एंड अल्टीमेटली यू कैन रियलाइज योर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। एंड सेकेंडली, अगर आप हमारे सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ईच, तो आप हकदार हो जाते हैं इस टेस्ट सीरीज के, जो कि आपको फ्री में मिलेगी। तो रेदर देन परचेजिंग 1000 रुपीज टेस्ट सीरीज, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 1500 का कोई कोर्स ही ले लीजिए, जिससे आपको कोर्स भी मिल जाए और टेस्ट सीरीज तो उसके साथ फ्री मिलेगी, राइट। एंड आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, मार्क्सअप लर्निंग एप्लीकेशन, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जाइए, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बैंक्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 10 रुपीज टू 100 रुपीज, इनको ज्वाइन करिए। रेदर देन स्क्रॉलिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम, यू कैन स्क्रॉल मार्क्सअप लर्निंग एप्लीकेशन, जिसको स्क्रॉल करने से हर बार आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगी। और जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, कल लास्ट वीडियो के बाद आपको मिल जाएंगे मार्क्सअप लर्निंग ऐप के ऊपर, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर, मेरे हस्तलिखित नोट्स जिनसे मैं आपको पढ़ाता हूं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हर चीज का लिंक है, प्लीज गो एंड परचेज कोर्सेज टू सपोर्ट आवर टीम। थैंक यू यार, मिलता हूं आपसे अगले सेशन के अंदर। शुक्रिया, बाय बाय।